नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि कुछ व्यक्तियों ने मैंने एक वीडियो के अंदर पीछे बोला था कि गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब के अंदर जब फंड हमारा बराबर का करता है तो जहाँ पे पेंशन उनको दी जाती है और हमारे को दी जाती है, हमारे को क्या है, ये 70 से डिवाइड की जाती है। अपने को इतना है प्राइवेट जॉब के अंदर कि 15,000 रुपये लागू होता है, जबकि गवर्नमेंट जॉब के अंदर फुल सैलरी पे ही ईपीएस लागू होता है। अगर मैं यहाँ पे तुलना करना चाहूँ कि गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब की, तो अपने को पता है कि गवर्नमेंट जॉब में सैलरी ज्यादा होती है, प्राइवेट में कम होती है, लेकिन मायने वो नहीं रखता है। अपने एक एवरेज निकालना चाहिए ना, तो ये देखना चाहिए कि हमारी फुल सैलरी और उनकी फुल सैलरी का कितना प्रतिशत फंड करता है। क्योंकि हमें प्राइवेट के अंदर क्या सिस्टम होता है कि जो लिमिटेड कंपनी है वो सैलरी स्लिप नहीं देती है, और लिमिटेड कंपनी जब तक सैलरी स्लिप नहीं देती है तब तक हमें ये पता नहीं चलता है कि हमारी फुल सैलरी पीछे से कितना आ रही है और कितना भाग कटने के बाद में हमें कितना भाग हमारे इन हैंड अकाउंट के अंदर आ रहा है। उसके बारे में मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दूंगा। और एक तरफ अपने गवर्नमेंट जॉब को देखेंगे, एक तरफ प्राइवेट जॉब को देखेंगे, दोनों तरफ अपने फंड देखेंगे कि दोनों की सैलरी कितनी काटी जाती है। और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार के जब पेंशन का टाइम आता है तब हमारे साथ में किस प्रकार से व्यवहार किया जाता है, और एक गवर्नमेंट जॉब के अंदर भी किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है। और गवर्नमेंट जॉब का प्रॉफिट बताऊंगा, एक तरफ प्राइवेट का प्रॉफिट बताएंगे, क्योंकि दोनों की तुलना करेंगे तभी पता चलेगा हमारे को कि हमारे और गवर्नमेंट जॉब के अंदर ये भेदभाव क्यों नहीं आपके सामने लिखा है। एक तो एक तरफ मैंने लिखा है प्राइवेट जॉब को और एक तक मैंने लिखा है गवर्नमेंट जॉब को। प्राइवेट जॉब में जो वर्तमान के अंदर है ना, वो 21,000 रुपये वेज रेट है। वेज रेट क्या होता है? वेज रेट एक ऐसी चीज होती है जिसको गवर्नमेंट जारी करती है कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर इससे कम आप इनको सैलरी नहीं दे सकते। अकुशल मजदूर की बात करूं या कुशल मजदूर की बात करूं, तो उनका वेज रेट सरकार जारी करती है कि लिमिटेड कंपनी जो भी है, जिसके पास लिमिटेड का लाइसेंस है, जो कंपनी ईपीएफओ अधिनियम के तहत आती है, उनको एक सरकार जारी करती है कि इससे कम आप सैलरी नहीं दे सकते। इसमें ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड और डी ग्रेड, अपने फोर्थ क्लास बोलते हैं डी ग्रेड को, वो चारों इसके अंदर आते हैं। तो ए ग्रेड के अंदर वो आते हैं जो सिटी है, जैसे यहाँ पे अपने राजस्थान के अंदर जयपुर है, उदयपुर है, जोधपुर है, कोटा, ये ए ग्रेड के अंदर आती है। उसके बाद में कुछ सिटियां हैं जो संभागीय आयुक्त है, वो बी ग्रेड में आती है। और जो लोकल सिटी तहसील वगैरह है, उप कार्यालय, वो आते हैं जो सी ग्रेड के अंदर आते हैं। और फोर्थ क्लास के अंदर वो आते हैं, फोर्थ क्लास के अंदर पीओन की जॉब होती है, जो साफ सफाई की ओर का कार्य करते हैं या छोटा मोटा कोई कार्य करते हैं, वो फोर्थ क्लास के अंदर आते हैं। अब अपनी बात करते हैं यहाँ पे जो मिनिमम वेज रेट है वो 21,000 है। एक कुशल मजदूर का वेज रेट जो 21,000 रुपये है। और यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब के अंदर मैं मानूं, अगर आपके कोई रिलेटेड है तो उनसे एक बार पूछना कि आपकी फुल सैलरी कितनी है, वो आपको बताएंगे कि मेरी फुल सैलरी है वो 60,000 रुपए के समथिंग होती है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के अंदर फुल सैलरी है 60,000 रुपए के समथिंग हुई थी। अब यहाँ पे 42% इनका चार्ज करता है गवर्नमेंट जॉब के अंदर। 42% अगर 60,000 रुपए का निकालते हैं तो यहाँ 25,200 रुपए माइनस होने के बाद में जो इन हैंड इनके अकाउंट में आती है वो 34,800 रुपए आती है। अब यहाँ पे प्राइवेट जॉब के अंदर बात कर लेते हैं, प्राइवेट जॉब में कितना चार्ज करता है, क्योंकि किसी व्यक्ति को सैलरी स्लिप दी नहीं जाती। अगर दी जाती है तो बेसिक सैलरी की दी जाती है, उसमें पूरे चार नहीं दिखाए जाते। एक तो ये चार नहीं दिखाया जाता, लिमिटेड सर्विस चार नहीं दिखाया जाता, दूसरा ये ईडीएलआई का नहीं दिखाया जाता, और तीसरा जो ईएसआई करती है ना, ये 3.25% ये नहीं दिखाया जाता है। ये तीनों गायब कर दिए जाते हैं, क्योंकि ये नियोक्ता, एक समझने वाली बात है कि नियोक्ता कौन होता है। नियोक्ता एक ये होता है कि प्राइवेट सेक्टर होता है, वो कहां से कमा के देता है, वो हमारी सैलरी में से पैसे निकाल के इनको डिपॉजिट करवाता है। सरकार ने इसको दो फंड में डाल दिया, एक तो कर्मचारी और एक नियोक्ता, ताकि सामने वाले को ये समझ ही ना आए कि ये पैसा मेरा है या कोई कंपनी मेरे को डिपॉजिट करवा रही है। कंपनी कोई घर से नहीं दे रही है, जिस व्यक्ति ने कोई रोजगार के लिए सिस्टम बनाया तो कुछ ना कुछ उसने कमाने के लिए वो बनाया है। वो नियोक्ता भी आपकी सैलरी में से इस 21,000 रुपए में से वो निकाल के इनको देगा, और 21,000 में से ही अपनी सर्विस चार्ज निकालेगा, दोनों ही चीज यहीं से निकालेगा। अब अपने 21,000 में बात करते हैं। सबसे पहला आता है ईपीएफओ 1952 के अंदर लागू हुआ था। इसके अधिनियम के तहत क्या करता है कि 12% तो कर्मचारी का काटेगा और 3.67 नियोक्ता डिपॉजिट करवाएगा। हिंदी भाषा के अंदर बोले तो उसको नियोक्ता बोला जाता है, यानी किसी स्टोर पे आप काम कर रहे हो, उसका मालिक है वो आपका नियोक्ता है। तो नियोक्ता एक प्राइवेट सेक्टर ही होता है। ये 3.67। दूसरा ईएसआई भी 1952 में लागू हुई थी। ये 0.75% हमारे अकाउंट से करती है कर्मचारी को, और 3.25 इसमें नियोक्ता डिपॉजिट करवाता है। अब ये टोटल ये हो गया। फिर एक ईडीएलआई, इसको बोलते हैं एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस, यानी कि ये एक सर्विस होती है। अगर किसी व्यक्ति की ऑन जॉब डेथ हो जाती है तो उसको कुछ ना कुछ पैसे मिलते हैं, लेकिन अभी तक लोगों को ये भी पता नहीं है कि इसमें हमें कुछ प्रॉफिट होता है या नहीं है। आज तक मेरे रिलेटेड में किसी व्यक्ति को कुछ नहीं मिला है, और मैंने ऐसे व्यक्ति देखे हैं जो कोई विकलांग हो जाते हैं या इंडस्ट्री वगैरह में कार्य करते हैं, उनको इस चीज के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, तो इसका बिल्कुल प्रॉफिट नहीं उठाया जाता। फिर भी ये 0.50% अपने चार्ज काटा जाता है। अब ये ईपीएस लागू हुआ था, सैलरी का कितना 8.33%, और मैक्सिमम मैंने बताया था ये 15,000 रुपये लागू होता है, जो 1,250 रुपए हर महीने आपके अकाउंट से कटेगा। और सरकार ने क्या बोला, 58 वर्ष की एज में हम आपको पेंशन देंगे। और पेंशन सिस्टम पे अपने वर्तमान में अगर आप सर्च करोगे तो इस पे इतने आंदोलन हो रहे हैं, पूछो मत। जिन व्यक्तियों के पेंशन आ रही है ना, वो व्यक्ति इतने परेशान हो चुके हैं कि उन्होंने जो 1995 में योगदान दिया था, उस टाइम पैसे की वैल्यू बहुत थी, लेकिन आज जो उनके जो 1,000-1,200 रुपए आ रहे हैं, वो पैसे की वैल्यू घट गई, और महंगाई दर बढ़ने की वजह से वो भी परेशान है, इसलिए वो इस पे आंदोलन कर रहे हैं।
अब अपना टोटल जोड़ते हैं यहाँ पे, तो ये 12% ये और 3.67 ये और 8.33 ये, टोटल जोड़ने पे ये होता है, एक तरफ मैं लिख देता हूँ 24%, तो ये हो गया। उसके बाद में 0.75 और 3.25 4% ये हो गया और 50 ये हो गया, तो ये 4.50 ये हो गया, 4.50 ये हो गया। उसके बाद में 12% इनका कंपनी का चार्ज है, 12%। यहाँ टोटल अगर मैं जोड़ूं तो ये 40.50, यानी कि 40.50 आपका चार्ज करता है टोटल सैलरी का और 42% गवर्नमेंट जॉब में करता है। अगर अंतर की बात करें तो 1.50% इनका खाली इतना ही फालतू करता है, यानी कि 1.50% इनका फालतू करता है। इसमें अब अगर मैं बात करूं प्रॉफिट की, तो इनमें ऑन रोल जॉब के अंदर अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो आधी सैलरी तो मिलेगी गवर्नमेंट जॉब के अंदर, आजीवन मिलेगी, उसके माता पिता या उसकी कोई वाइफ वगैरह है, अगर सैलरी उनकी तब तक मिलेगी। और एक व्यक्ति को उनका बेटा या कोई और है उनके पीछे वारिस है जो जॉब करने के लिए अवेलेबल है, तो उसको जब 18 साल की एज में होगी तो उसे एक गवर्नमेंट जॉब दी जाएगी। ये इसके अंदर प्रॉफिट है। और दूसरा मेडिकल की बात करूं तो इनको एक मेडिकल कार्ड दिया जाता है जो बिल्कुल ऑन टाइम फ्री होता है, यानी कि इनका पहले इलाज होता है। अगर ये कोई इमरजेंसी के अंदर इनके फैमिली से रिलेटेड कोई व्यक्ति है और मेडिकल के अंदर सुविधा की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले उनको उपचार दिया जाता है। और यहाँ अगर प्राइवेट जॉब की बात करूं, यहाँ पे कुछ भी हो जाए व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता है। हाँ, ईडीएलआई के अंदर कोई लाख 1.5 लाख रुपए उस व्यक्ति को मिलते हैं, वो भी कब मिलते हैं जब डेथ होने के बाद में। और अगर मैं ईपीएस की बात करूं तो ईपीएस का फायदा यही है कि 1,000 रुपए मिलेंगे आपको सिर्फ, यानी कि आपके वाइफ या माता पिता है उनको 1,000 रुपए दिए जाएंगे खाली ईपीएस के तहत। अगर ईपीएस में उस व्यक्ति की ऑन रोल में जॉब हो जाती है, 1,000 रुपए ये दे दिए। और कोई ईडीएलआई के तहत करीबन करीबन 1 लाख के समथिंग ये इतना ही प्रॉफिट है इसके अंदर, और इसके अलावा कोई प्रॉफिट नहीं है। जबकि चार्ज की बात करें तो यहाँ पे 40.50% काटा जाता है और यहाँ पे 42% काटा जाता है, चार्ज में 1.50। और अब अपना दूसरा पॉइंट आता है कि ये ईपीएस सिस्टम, ईपीएस सिस्टम के अंदर गवर्नमेंट जॉब के अंदर पेंशन किस प्रकार से दी जाती है और प्राइवेट में कितनी दी जाती है। हालांकि ईपीएस दोनों का सेम ही करता है, 8.33 उनके होता है, 8.33 से समझना तभी आपको समझ आएगा, अन्यथा आपको समझ नहीं आएगा। मैं थोड़ा सा आपको बेसिक समझाना चाहता हूँ। पहले मैंने उस तरफ आपको बताया था कि गवर्नमेंट जॉब के अंदर 25,200 माइनस करने के बाद में 34,800 रुपए सैलरी थी। उसी प्रकार से अगर प्राइवेट जॉब में 21,000 रुपए बेस रेट है ना, ये 40.50 माइनस करने के बाद में जो दिया जाता है ना वो 8500 रुपए, इसमें माइनस होने के बाद 11,500 इन हैंड अकाउंट के अंदर सैलरी आ रही है। जो अकुशल मजदूर के और थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस व्यक्ति है उसके 11,000 या 12,000 रुपए वर्तमान में सैलरी आ रही है। लेकिन आपकी सैलरी जो वेज रेट है वो 21,000 रुपए का, यहाँ पे ये 40.50% है ना, ये माइनस होने के बाद 8500 रुपए आपके अकाउंट से कट जाते हैं चार्ज। टोटल चार्ज जो ईपीएफओ, ईपीएसओ, ईडीएलआई जो मैंने आपको बताया था, ईएसआई और जो प्राइवेट लिमिटेड चार्ज है कटने के बाद में 11,500 रुपए इन हैंड आ रही है वर्तमान 2024 के अंदर। इसके अंदर मैंने आपको एक चीज बताया था कि ईपीएस 15,000 रुपए लागू होता है प्राइवेट के अंदर, मैक्सिमम जिसकी सैलरी अगर 15,000 से ज्यादा है तो भी 1,250 रुपए करता है, इसलिए मैंने 15,000 को रखा है। 15,000 का 8.33% अपने निकालते हैं तो 1,250 रुपए एक महीने के अंदर आपका ईपीएस डिपॉजिट होगा। और एक साल के अंदर कितना डिपॉजिट होगा, 1,250 इंटू अपने 12 करते हैं तो 15,000 रुपए एक साल के अंदर आपको ईपीएस के अंदर जमा होते हैं आपके पैसे। और 20 साल किसी व्यक्ति ने जॉब की है तो 15,000 को इंटू 20 से करने पे 3 लाख रुपए टोटल आपके 20 साल के अंदर ईपीएस के अंदर डिपॉजिट हुए। अब आपको 58 वर्ष की एज के अंदर पेंशन लेनी है। हालांकि किसी व्यक्ति ने अगर, या मैं मानता हूँ 21 साल की एज में उसने जॉब स्टार्ट की और 20 साल जॉब की है तो वो 41 साल तो जॉब कर चुका है, लेकिन अब वो उसने लिमिटेड कंपनी के अंदर कार्य करना छोड़ दिया है, किसी वजह से वो कार्य नहीं कर पा रहा है, तो ये नहीं कि उसको 41 साल की एज में पेंशन स्टार्ट हो जाएगी, नहीं होगी। क्योंकि एक घटी हुई दर की मैंने पीछे वीडियो डाला था वो देख लेना, 50 में घटी हुई दर में लगभग 30% आपकी पेंशन फिर गायब हो जाएगी। और अगर आप फुल पेंशन लेना चाहते हो तो 58 साल की एज तक आपको इसका इंतजार करना पड़ेगा। का जो फॉर्मूला है 15,000 इंटू 20 प्लस 2 ग्रेजुएटी के मिलते हैं, क्योंकि 10 साल पे एक ग्रेजुएटी, 20 साल पे 2, तो 22 और डिवाइड या 70 से ही करते हैं चाहे आप कितनी भी जॉब करो। तो ये 4714 रुपए आपको पेंशन कब मिलेगी, 58 वर्ष की एज के अंदर। और किसको मिलेगी, अगर आप जीवित हो तो आपको ही मिलेगी, अन्यथा अगर आपने किसी को नॉमिनी रखा अपने फैमिली को, अगर उसको ये पेंशन आपकी डेथ हो जाती है या किसी कारण से आप पेंशन नहीं ले रहे हो तो ये आपका अगर किसी फैमिली मेंबर को मिलती है तो इसका 50% ही मिलेगा। 50% कहने का मतलब लगभग अपने मान सकते हैं कि 2350 रुपए, 2350 रुपए के समथिंग ही मिलेगा। 50% फिर सरकार इसमें से रख लेगी। अब अपना आता है दूसरा पॉइंट कि टोटल 4714 रुपए मैंने बताया। अब एक साल के अंदर आपको कितना मिलेगा, ये तो हो गया एक महीने का। एक साल के अंदर आपको जो टोटल राशि मिलेगी ना वो मिलेगी 56,568 रुपए। एक साल के अंदर टोटल जो राशि मिली है वो 56,568 रुपए मिली है। अब 3 लाख का आपने अगर
18.8% निकालते हैं ना, ये मेन पॉइंट है समझना इसको, 18.8% निकालते हैं तो 56,700 रुपए टोटल होते हैं कि ये एक साल के अंदर इस व्यक्ति को आगे ईपीएस देना है। 8.8% निकालने के बाद में 56,700 रुपए आपको एक साल के अंदर ईपीएस आपको अप्रूवल करता है कि इस व्यक्ति को पेंशन देनी है। अब यहाँ पे 18.8% टोटल राशि का निकाला है। अब अपना दूसरा आता है गवर्नमेंट जॉब का। गवर्नमेंट जॉब में मैंने आपको बताया था किसी व्यक्ति की अगर 60,000 रुपए सैलरी है, उसका भी ईपीएस 8.33% ही करता है। उसका एक महीने का कितना कटेगा, अगर 8.33 60,000 का निकालेंगे तो उसका ईपीएस कटेगा 5,000 रुपए। अब आगे देखते जाना, उसका एक साल का जो ईपीएस कटेगा ना, वो 5,000 इंटू अपने 12 करते हैं तो 60,000 रुपए एक साल के अंदर कटेगा। उसने भी जॉब की है 20 साल की है, ये 20 साल जॉब करने पर इंटू 20 से करेंगे तो टोटल उसके डिपॉजिट हुए वो ईपीएस के अंदर 12 लाख रुपए डिपॉजिट हो चुके हैं। अब उसकी भी पेंशन की बारी आएगी। अब उसकी पेंशन की बारी आएगी। पेंशन में 3 फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। अगर कोई व्यक्ति 15 साल जॉब करता है तो उसको वो 50 से डिवाइड करते हैं। अगर कोई व्यक्ति 18 साल जॉब करता है तो उसको वो डिवाइड करते हैं 40 से करते हैं। अगर कोई व्यक्ति 20 प्लस जॉब करता है तो उस व्यक्ति को डिवाइड करते हैं ये 35 से। इसलिए मैंने इसको 20 साल का फॉर्मूला रखा था। अब 60,000 इंटू 20 साल उसने जॉब की और 35 से डिवाइड करने के बाद में जो उसको एक महीने की पेंशन मिलेगी ना, वो मिलेगी 34,285 रुपए। ये एक महीने की उसको पेंशन मिलेगी। एक साल के अंदर उसको कितने पैसे मिलेंगे, 4,11,420 रुपए, क्योंकि 12 महीने, ये तो एक महीने का हुआ और 12 महीने का करते हैं तो 4,11,420 रुपए। अब यहाँ पे टोटल फंड इस व्यक्ति का कटा था 12 लाख रुपए, इस व्यक्ति का कटा था अपने 3 लाख रुपए। ये टोटल यहाँ पे अगर अपने 12 लाख का निकालते हैं तो 34% फंड इसको एक साल के अंदर रिटर्न किया जाता है ईपीएस के तहत, और इस व्यक्ति को 18.8% रिटर्न किया जाता है। ये फर्क आता है इसके अंदर कि इस व्यक्ति तो टोटल फंड का 18.8% ही देंगे और इस व्यक्ति को 34% देंगे, जबकि इस व्यक्ति का डीए ना आ रहा है और ना ही एरियल आ रहा है। डीए क्या होता है, डीए होता है कि 12 महीने पेंशन आने के बाद में एक महीने की पेंशन डीए के रूप में मिलती है। और एरियल क्या होता है, एरियल होता है महंगाई भत्ता। जो हमारी एक पेंसिल का जहां यहाँ पे लगभग 47 रुपए आ रही है तो इसका 70% लगभग 4,000 रुपए एरियल देना होता है। 4,000 रुपए एरियल प्लस 4714 रुपए यहाँ पे डीए होता है। ये दोनों ही वर्तमान के अंदर नहीं आ रहे हैं, सरकार ने इन पर रोक लगा दी और यहाँ पे ये दोनों ही आ रहे हैं। एक सैलरी इनके डीए के रूप में आ रही है और दूसरा इनका एरियल जो 70% इसका बनता है 34,000 का, लगभग 29,000 रुपए इसका 70% ये एरियल आता है। और इनको 8% हर वर्ष बढ़ाई जाती है पेंसिल को, जबकि इसके अंदर एक सिस्टम रखा हुआ है, मिनिमम आपको 1,000 रुपए, मैक्सिमम 7500 रुपए, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं देंगे। जबकि मैंने आपको पूरा फॉर्मूला के अंदर बताया कि यहाँ भी व्यक्ति वो 40.50% मानते हैं कि इसकी सैलरी कम है तो ये कम दे पा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्यों गड़बड़ कर रहे हो, ये इसको तो 18.8% ही दे रहे हो, जबकि इस व्यक्ति को 34% रिटर्न दे रहे हो। ऐसा क्या गुना किया, इसको भी 34% रिटर्न दे दो। इसको 34% रिटर्न देंगे तो यहाँ 47 रुपए नहीं आएंगे। इसको 34% रिटर्न देने पे लगभग यहाँ पे 7200 रुपए इसको एक महीने की पेंशन देनी पड़ेगी। अगर अपने कंपैरिजन करें सैलरी से, चलो इसकी सैलरी ज्यादा है तो इसको 34,000 रुपए मिल रहे हैं, तो अगर इसको भी 34% रिटर्न दोगे तो इसको भी 7200 रुपए बन रही है पेंशन। 7200 की जगह ये 4714 रुपए दे रहे हैं। और दूसरी चीज इसके अंदर मैंने आपको जो भी बताया था और भी बताया था, अगर बाई चांस किसी व्यक्ति की, यहाँ पे एक और चीज बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने आपको बताया था 50 वर्ष की एज में आप लोगे तो घटी हुई दर की पेंशन मिलेगी, 58 में लोगे तो फुल मिलेगी। यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अगर किसी व्यक्ति ने 20 साल की एज में वो जॉब लग चुका और उसने 20 साल जॉब करके छोड़ दी ना 40 साल, तो उसकी 41 साल की एज में ही पेंशन चालू हो जाएगी। जबकि यहाँ पे क्या रूल है, अगर आपकी एज 58 वर्ष नहीं हुई ना तो आपको पेंशन नहीं देंगे, तब तक हम पैसा रोक के रखेंगे आपको। ना ही तो उस पैसे पे इंटरेस्ट में मानता हूँ, ना ही प्राइवेट में ना ही गवर्नमेंट में। ईपीएस पे इंटरेस्ट दोनों में नहीं है, लेकिन ईपीएस में ये एक तो फंड ये सबसे बेकार है क्यों 35 से यहाँ पे डिवाइड करते हैं और इन व्यक्ति का 70 से डिवाइड करते हैं। आप देखा ऑटोमेटिक यहाँ पे 50% का फर्क आ गया, क्योंकि 35 इंटू डबल करते हैं अपने 70 होता है यहाँ 70 से, अगर यहाँ पे 35 से डिवाइड करेंगे तो वही मैंने आपको बताया था लगभग 7200 रुपए से 7500 के समथिंग यहाँ पे पेंशन देनी पड़ेगी। और दूसरा मैंने आपको बताया था यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति जॉब छोड़ देता है 40 साल की एज के अंदर करके तो 41 साल की एज में ही पेंशन चालू हो जाती है। जबकि यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति 41 साल की एज में जॉब छोड़ता है और वो 50 की एज में चालू करवाना चाहेगा तो उसको टोटल सैलरी का 70% ही मिलेगा। 70% किस प्रकार से घटी हुई दर की पेंशन मिलती है वो पीछे वीडियो मैंने डाला था, उसका लिंक मैं डाल दूंगा, आप जाके देख लेना। पूरा समझाया था कि घटी हुई दर की पेंशन किस प्रकार से मिलती है और फुल पेंशन 58 वर्ष की एज में किस प्रकार से मिलती है। मेन बताने का रीजन यही है कि हर व्यक्ति को यह पता चलना चाहिए कि हमारी पेंशन जो सैलरी करती है पीछे से कितनी सैलरी आ रही है और हमें कितना दे रही है, कितना फंड हमारा काटा जा रहा है। क्योंकि प्राइवेट जॉब के अंदर फुल डिटेल आपको नहीं दी जाती है,
फुल डिटेल ना देने की वजह से मैं मानता हूं किसी फैमिली के अंदर 4 मेंबर है, एक व्यक्ति को जिसकी सैलरी गवर्नमेंट ने पीछे से 21,000 रुपए कर रखी है, अगर उसको 16 से 17,000 रुपए आएंगे तो वो पूरी फैमिली का गुजारा कर सकता है। अन्यथा उसको 10,000 रुपए देंगे तो उसको वाइफ को भी कहीं भटकना पड़ेगा जॉब के लिए, फिर बच्चे उसके गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जाएंगे। गवर्नमेंट स्कूल में आज के टाइम में अपने को पता है पढ़ाई कैसी है, अगर गवर्नमेंट स्कूल में कोई चल गया ना तो वहां पे आईएएस वो नहीं बन सकता। एक तरफ तो कहते हैं कि जो गरीब परिवार है उसको उठा के ऊपर लाने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, वो सिर्फ भाषण में ही कोशिश कर रही है कि हम ऊपर ले आएंगे। रियल में देखे ना गवर्नमेंट स्कूल की हालत फिलहाल के अंदर, कोई एक आधे स्कूल की मैं कहता नहीं हूँ, अगर कोई 100 में से एक स्कूल अच्छा हो ना तो उसको कंपैरिजन नहीं करते कि ये टोटली यहाँ पे अच्छा हो चुका है, उसको भी देखते हैं कि 99 वाले पीछे क्या कर रहे हैं, उनका भी देखना पड़ता है। क्योंकि इंडिया के अंदर फिलहाल में 142 करोड़ जनरेशन है। 142 करोड़ जनरेशन में यंग जनरेशन की बात करूं तो यंग जनरेशन जो अभी स्टडी के लिए अप्रूवल है वो लगभग 100 करोड़ प्लस है। 100 करोड़ का अगर आप भविष्य सुधारना चाहते हो तो हर चीज में सुधार करना बहुत जरूरी है। अगर प्राइवेट जॉब पे गवर्नमेंट ध्यान देती है कि प्राइवेट जॉब को ठीक है गवर्नमेंट बढ़ावा देती है तो अच्छी बात है, गवर्नमेंट बढ़ावा दे, प्राइवेट जॉब जितना गवर्नमेंट जॉब नहीं चल सकता, क्योंकि प्राइवेट जॉब एक तो कार्य जल्दी से होता है, सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन इस पे ध्यान भी देना था कि प्राइवेट वाले सैलरी कहाँ कहाँ खा रहे हैं, 12% सर्विस चार्ज ले रहे हैं जबकि करते क्या है। और दूसरा चीज प्राइवेट जॉब में अब तो ऐसा सिस्टम हो चुका है कि एक सैलरी आपकी सिक्योरिटी के रूप में डिपॉजिट कर लेते हैं, पहली सैलरी को जो 14 से 15,000 रुपए होते हैं वो डिपॉजिट करवाओ, उसके बाद में आपको जॉब मिलेगी। मेरा बताने का रीजन यही था कि हर व्यक्ति को इसके बारे में पता चले, और इससे ज्यादा कोई नहीं है, और किसी से कोई पर्सनल अपने दुश्मनी है नहीं, लेकिन एक व्यक्ति को यह पता चलना चाहिए कि मेरी सैलरी इतनी है और मुझे इतनी मिल रही है, मेरा फंड इतना कट रहा है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।